थे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। दुनिया के सभी विश्वविद्यालय हमारे देश में थे। आज भी अगर आप नालंदा, अवंती, तक्षशिला, मगध वहां जाओगे, वहां आज भी उसके जो चीजें हैं जो पड़ी हुई, आप वहां जाके देखिए कि जहां विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिन जमाने में वो बनाया, जिस जमाने में जिस साल में वो बनाया, उसी साल में चीन में क्या हो रहा था, उसी साल में यूरोप में क्या हो रहा था। तो आपको पता चलेगा कि हम कितने ज्यादा आगे थे और क्यों लोग इतने सब दूर दूर से इतने किलोमीटर चल के यहाँ आते थे। इतना ही नहीं, आज भी मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है और जिसमें महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकालेश्वर भगवान की मूर्ति जहां है, वहां वो दुनिया का मध्य बिंदु था, दुनिया का मेरिडियन था। आज जो अक्षांश रेखांश सब जानते हैं। आज आप जहां बैठे होगे, जहां आपका घर हो गया, आप जहां बैठे होगे, वहां एक आपका अल्टीट्यूड का मतलब है कि आप एक्चुअली कौन से पोजीशन पे है, ये देखा जा सकता है। आप मोबाइल में देख सकते हैं कि आपका अक्षांश क्या है, रेखांश क्या है। ये दुनिया को कंसेप्ट ही नहीं पता था, तब हमने दिया है। तब हमारा जो उज्जैन दुनिया का मेरिडियन था। ये अंग्रेजों ने ये सब देखा, ये पढ़ाई की और बाद में अपने यहाँ ब्रिटेन में चले गए और आज की तारीख में दुनिया का मेरिडियन वहां उस ब्रिटेन में है, ग्रीनविच में। तो और एक चीज, यानी दुनिया का सबसे समृद्ध इलाका अगर कोई था तो मध्य भारत था। यानी उड़ीसा से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी इन सभी राज्यों को हम कल तक बीमारू के नाम से बुलाते थे। बीमारू दुनिया का सबसे अमीर प्रदेश ये था। आज भले ही हमें थोड़ा सा ये बैकवर्ड लग रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड ये एरिया था और वो रिसोर्सेज आज भी वहां है। आज भी वो दुनिया का सबसे अमीर हो सकता है। दुनिया की सबसे अमीर शहर उस टाइम में इस प्रदेश में थी। यानी क्यों हमने इतना बड़ा रोल बिजनेस में किया, इसका कारण था कुछ चीजें ऐसी थी जो सिर्फ हम लोग बनाते थे, किसी के पास नहीं थी। जैसे अभी हैंडीक्राफ्ट, लोग बाकी की जगह भी जो चीजें चाहिए थे वो इस्तेमाल करते थे, जो हर दिन के लिए किसी भी परिवार के लिए या राजा महाराजा उनके लिए चाहिए थी। लेकिन वो उन सब चीजों में वो एकदम सिंपल थी। भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था वो यानी शाही था। भारत के हैंडीक्राफ्ट, उनके वस्त्र, उनकी सब चीजें दुनिया के जो भी ताकतवर, जो भी अमीर लोग थे वो इस्तेमाल करते थे। पूरी दुनिया में, जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया, दुनिया में हर जगह ये देने वाली, ये करने वाला भारत। और इसी प्रोडक्ट्स की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से भारत ने अर्थव्यवस्था में वो स्थान अपना किया था। आज देखते हैं, आज जो दो देशों के बीच में व्यवहार हो रहे हैं, दो देशों के बीच में आज बिजनेस होता है या अंतरराष्ट्रीय बिजनेस की अगर हम बात करें, तो आज भी एक तो वो मेन प्रिंसिपल है, डिमांड और सप्लाई। चाहे किसी भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, किसी भी कमोडिटी, किसी भी वस्तु या सेवा एज अ प्रोडक्ट करके हम काम कर रहे हैं, वो कितना बिजनेस अच्छा करेंगे वो डिपेंड होगा कि उसका डिमांड कितनी है, उसकी जरूरत कितनी है कस्टमर्स को। एक जमाना था कि जहां ज्यादा रिसोर्सेस हुआ करते थे, जैसे भारत, जहां ज्यादा रिसोर्सेस हुआ करते थे वहां ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हुआ, वहां ज्यादा बिजनेस हुआ और आर्थिक परिस्थिति वहां बहुत बेहतर हुई। लेकिन ये सब परिस्थिति बदली 15वें शतक के बाद, 14वें से बाद। क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद शुरू हुआ मिलिट्री कंट्रोल। 15वें शतक के बाद पूरी दुनिया को इन यूरोपियंस, इन्होंने बताया कि किस तरह से आप बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकते हैं मिलिट्री के साथ। और इसकी शुरुआत हुई जब रोमन साम्राज्य का अस्त हुआ। 15वें शतक तक क्या थे कि रोमन साम्राज्य और ये अरब थे, वो प्रॉपर बिजनेस किया करते थे, वो माल लेते थे और पूरी दुनिया में बेचते थे। लेकिन उसके अस्त के बाद, रोमन साम्राज्य के अस्त के बाद शुरुआत हुई ये यूरोपियंस की। और इस चीज को, यानी इस पूरे कालखंड को यूरोपियंस कहते हैं कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेडिशंस, जहां शुरुआत हुई स्पेनिश और पोर्चुगीज के साथ, और बहुत जल्द फिर ब्रिटिश और डच, इन्होंने भी शुरुआत की। अब ये कॉन्फिडेंटली कुछ भी कहे कि ये एरा ऐसे था कि हमने एक्सप्लोर किया, दुनिया को एक्सप्लोर किया, अमेरिका ढूंढा वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो सही रीजन था कि जिसकी वजह से ये लोग अपना घर, अपना मुल्क छोड़ के पूरी दुनिया में निकलने लगे, उसका कारण था जरूरत। ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास कोई कारोबार था, कोई व्यापार था, कुछ भी नहीं था।
और जो कुछ हो रहा था थ्रू अरब, वो भी बंद हो चुका था। तो उनके पास अभी कुछ भी नहीं था, और आउट ऑफ नेसेसिटी, जरूरत के लिए ये लोग निकले। और ये सभी यूरोपियन राष्ट्र जो निकले बिजनेस करने के लिए, ये इन सभी का एक ही फोकस था, और वो फोकस क्या था? भारत। वो फोकस था इंडिया। सभी लोगों ने, यानी हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके पहले डच ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई? क्या आप जानते हैं कि कोलंबस ने, जिसने अमेरिका की खोज की, वो कोलंबस एक्चुअली निकला था भारत के लिए, लेकिन वो पहुंचा अमेरिका। तो हर कोई चाहता था कि भारत के साथ बिजनेस करे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जिस तरीके से बिजनेसेस किए, वो एक दूसरा साम्राज्यवाद करके एक दूसरे कालखंड का निर्माण उन्होंने किया। वो क्या करते थे, जहां जाते थे, जहां अलग अलग प्रदेश में जाते थे, वहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज, अपना साम्राज्य की शुरुआत की। वहां रहने लगे, वहां का अर्थव्यवस्था, वहां का राजकारण और बाकी सभी चीजें अपनी मुट्ठी में ले ली। जो भी बिजनेस वहां किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, भारत हो, हर जगह। और ऐसी जगह साम्राज्यवाद की वजह से इन्होंने, इन सभी देशों ने अपना खुद बहुत फायदा किया। और उसमें सबसे ज्यादा काम अगर किसने किया होगा, सबसे ज्यादा ये साम्राज्यवाद, एक कोलोनाइजेशन करके खुद का बहुत मुनाफा, फायदा अगर किसने किया होगा, कि कोई देश था, तो वो था ब्रिटेन, वो था ये अंग्रेज। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था कि दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने फैलाया था कि इस इंग्लैंड के बारे में, इस अंग्रेजों के बारे में लोग ये कहते थे, दुनिया ये कहती थी कि इंग्लैंड वो देश है कि जहां सूरज कभी सनसेट नहीं होता, यानी अस्त को नहीं जाता। ऐसा वो दुनिया का ऑलमोस्ट 24% लैंड, यानी दुनिया में जितनी भी जमीन है 24%, इसका मतलब उतने सारे देश इन अंग्रेजों के मुट्ठी में थे। लगभग 23% पॉपुलेशन दुनिया का इनके गुलामी में थी। इनफैक्ट ये सभी जो यूरोपियन थे, इन्होंने पूरी दुनिया में ये जो स्लेव ट्रेड है, स्लेव लेना, यानी निग्रोज और बाकी सब लोगों को लेके उस स्लेव का पूरे दुनिया में जो व्यापार था, इन लोगों ने शुरुआत की। ये जो कालखंड था कि जिसमें इस स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई, और ये इन्होंने सभी देशों ने किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों को ऑलमोस्ट 100 साल पहले पोर्चुगीज आए थे। दोस्तों, हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में ये सभी लोग हमारे देश के लिए ही निकले थे, और हमारे देश में भी इन लोगों ने बहुत सारे, ऑलमोस्ट इन सभी 4 देशों ने अपना अपना काम किया। पोर्चुगीज की बात करें तो अंग्रेजों के 100 साल पहले पोर्चुगीज आए थे, और अंग्रेज हमें छोड़ के 1947 में चले गए। लेकिन उसके बाद 1961, दिसंबर 1961 तक पोर्चुगीज यहाँ थे। गोवा, दीव, दमन, ये उनके पूरे मुट्ठी में था, और उसके बाद दिसंबर 61 में वो निकल गए। आज भी अगर आप देखोगे तो गोवा में कई सारे ऐसे गांव है कि जहां पूरा गांव पोर्चुगीज बोलता है, और वही है फ्रेंच का। हमारे कुछ ऐसी कॉलोनीज है, जैसे ईस्ट कोस्ट पे पौंडीचेरी एक ऐसा शहर था जो फ्रेंच लोगों ने छोड़ा जनवरी 1962 में, और वहां आधे से ज्यादा लोग स्कूल में फ्रेंच सीखते हैं। तो ये तो परिस्थिति थी। इस तरह से लोगों ने शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत ऐसी बिजनेस कैसी हुई कि आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज है तो आप बिजनेस कर सकते हो, आप बिजनेस में आगे गए। लेकिन बाद में ऐसा कालखंड आया कि जिस कालखंड में इन लोगों ने फिर मिलिट्री कंट्रोल किया, कॉलोनाइजेशन किया, साम्राज्यवाद बढ़ाया, और हमने देखा कि कैसे अलग अलग देशों में उन्होंने अपना साम्राज्य करके फायदा किया बिजनेस का। लेकिन ये तरीका आज कैसे हो रहा है, आज कैसे लोग बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं? तो आज तो तरीका और भी आसान हो गया। पहले क्या होता था, पहले जाना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, मिलिट्री का उपयोग करना पड़ता था, और ये सब करके उस बिजनेस का कंट्रोल वो पाते थे। अब इनसे बहुत आसान ऐसे तरीका बिजनेस कंट्रोल करने का निकला है पूरी दुनिया में, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है इन्वेस्टमेंट, वो तरीका है फंडिंग। यानी आपको उस देश में भी जाने की जरूरत नहीं, आप अपने देश में हो ना, वह अपने देश में रह के वो बिजनेस कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करना है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको फंडिंग करनी है। और किसी भी कंपनी की अगर 51% से ज्यादा या 50% से ज्यादा अगर इक्विटी के आपके पास है तो आप उसके मालिक बन जाते हो। तो बिजनेस कौन चलाता है? तो वो प्रमोटर,
वो बिजनेस चलाता है, वो बढ़ा रहा है, हर दिन जो उसका वर्किंग वो सब देख रहा है, प्रोडक्ट्स वो तैयार कर रहा है, उसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सब करने के बाद जो पैसा तैयार हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे वो कहा जा रहा है तो उन लोगों के पास जिन्होंने इसमें निवेश किया है। इतना ही नहीं, अगर वहां उस देश में जहां इन्होंने ये पैसे डाले हुए और इक्विटी ली है, वहां अगर उस देश के लिए, वहां के लोगों के लिए अगर कुछ करना है तो वह कर नहीं सकते। कौन? वो कंपनी है। उस बोर्ड मीटिंग में, उस बोर्ड में भी सबसे ज्यादा मेंबर्स इन लोग के रहते हैं जो निवेशक होते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या जरूरी है और वो फिर देखते नहीं कि उन लोगों की क्या जरूरत है। तो इस तरीके से आज की तारीख में बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है। और ये जो स्टार्टअप्स है, ये स्टार्टअप तो वो साम्राज्यवाद का एक नया तरीका है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने काम किया, पोर्चुगीज, बाकी सभी लोगों ने काम किया, वो सेम तरीका है आज तक। ये स्टार्टअप दिखने में हमारे देश की दिखती है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा फायदा उनको मिलता है। दूसरा तरीका बिजनेसेस को कंट्रोल करने का, वो है टेक्नोलॉजी। ये सभी लोग पूरा फोकस अगर किस में करते होंगे तो वो है टेक्नोलॉजी। किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी के ऊपर करने के बाद आज आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से वो कैसे पूरी दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। इनफैक्ट ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने में मैक्सिमम लोग आपको भारतीय नजर आएंगे, मैक्सिमम जगह पे आपको भारतीय नजर आएंगे। लेकिन ये कंपनियां अभी अमेरिका की जो बेस्ट 5 कंपनियां हैं, जो $1 ट्रिलियन कंपनीज है, वो सभी के सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज है जो आज पूरी दुनिया में काम कर रही है। और इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे परिस्थिति में भारत में जो बिजनेसेस हो रहे हैं उसका इकोसिस्टम अगर हम इसकी पढ़ाई करेंगे तो हमारे यहाँ एक अच्छे प्रमोटर्स है जो मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सब होने के बावजूद, यानी टैलेंट भी है, रिसोर्सेज है, ये सब होने के बावजूद भी उतना फायदा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, हमारे लोगों को, हमारे किसानों को नहीं हो रहा है। और इसका कारण यही है ये फंडिंग, ये इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं क्यों कहता हूं कि इसका फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। आज भी हमारा जीडीपी 3.5% से लेकर 4% से कम है, जो बहुत कम है। जितना कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, जितने रिसोर्सेज हमारे पास उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। आज भी अगर हम देखेंगे तो पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो इनकम है भारत का, वो कितना पीछे है। यानी 2022 की जो फिगर है उसमें 189 की जो टोटल नंबर्स है देश के, उसमें से हमारा रैंक 141 है, 141 वाला हमारा रैंक। यानी दुनिया का जो एवरेज है वो हमसे 6 गुना है। और यही दर्शाता है कि वो नहीं उपयोग हो रहा है हमारे इस रिसोर्सेज का। लेकिन यही चीज अगर रिसोर्सेज से आप कंपैरिजन करें, एक तो हुआ इकोनॉमी के बारे में, लेकिन रिसोर्सेज के बारे में कंपेयर करिए ना। हमारे देश में जितने रिसोर्सेज है वो किसी भी देश के साथ आप कंपेयर कीजिए, आपको लगता है कि अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ कंपेयर कीजिए, यूरोप है, चीन है, यानी इनके पास कुछ भी नहीं है जो भारत के पास है। आपको अगर देखना है तो ये जो अमेरिका, यूरोप, चीन, हर जगह आप जाके आइए, घूम के आइए, पर्यटन के लिए जाइए, आप वो सब देख के आए। और बाद में भारत में आने के बाद आपको पता चलेगा कि भारत में कितनी सारी चीजें जो उनके पास है ही नहीं। तो रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो जबरदस्त है। और दूसरे ह्यूमन जो इसका उपयोग करके बेहतर बिजनेस बना सकता है, ये ऐसे बेस्ट टैलेंट भी है ना भारत में, जो दुनिया चला सकते, जो कुछ भी कर सकते, और हम करेंगे। देखो आप, मैं, हम सब मिलके भी इसको कर सकते हैं। आज भी डिमांड और सप्लाई यही वो चीज है जो कई सारी चीजों में, बिजनेसेस में काम करती है। इनफैक्ट जो कोर बिजनेसेस होते हैं, जो कोर चीजें होती है, देखो एक तो है जिसकी आवश्यकता हो या ना हो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी क्या कैपेसिटी। और कुछ चीजें ऐसी है कि जो हर एक को लगती है, अत्यावश्यक होती है। और अत्यावश्यक चीजों के लिए जो बिजनेस है वो हमेशा आपका चलता रहता है, वो हमेशा चलता रहता लगती है, जो परिवार को लगती है, किसी व्यक्ति को लगती है, वो बिजनेसेस होते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो देश को लगती है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर कोई है तो वह ईंधन और ऊर्जा। दुनिया में आयात निर्यात से लेके किसी भी देश की इकोनॉमी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आज डिपेंडेंट है वो है ईंधन और ऊर्जा। हर देश चाहता है कि वो ईंधन और ऊर्जा में सेल्फ सफिशिएंट बने।
आत्मनिर्भर बने, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर है। आज तक पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय युद्ध हुए, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुए, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर्स, यहाँ तक कि ईरान, इराक और आज के भी रशिया यूक्रेन का जो भी युद्ध चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑयल और गैस, ईंधन और ऊर्जा के लिए। जो भी नेचुरल गैस रशिया यूरोप को सप्लाई कर रहा है, वो जा रहा है इस यूक्रेन से, और रशिया को टोटल चाहिए इस यूक्रेन के ऊपर, ताकि वो अपना ऑयल एंड गैस, ये अपने ईंधन और ऊर्जा का बिजनेस अच्छी तरह से कर पाए। और क्यों नहीं कोई यूक्रेन का साथ दे रहा है? क्योंकि अगर कोई भी यूरोपियन राष्ट्र उसने अगर यूक्रेन का साथ दिया, तो उसकी रोजरेटी, उसका ईंधन बंद हो जाएगा रशिया के कंट्रोल। ये अमेरिका क्यों हर जगह ईरान, इराक हो या बाकी कहीं जाता है और अपना इंटरफेरेंस करता है? अमेरिका वही जाता है। अभी अमेरिका से भी अगर आप इसकी देखोगे तो अमेरिका वही जाके इंटरफेरेंस करता है जहां ईंधन और ऊर्जा होती है। तो ये एक ए सेक्टर है जो पूरी दुनिया को आज भी कंट्रोल कर रहा है और हमेशा कंट्रोल करता है। और दूसरी है टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू देश दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि जापान एक ऐसा देश है कि छोटे होने के बावजूद वो इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा बिजनेस, जीडीपी का निर्माण कर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे देश में भी देखिए ना, टोयोटा, सुजुकी, सोनी, होंडा, ये सब जापानीज। इसके बावजूद कि हमें लगता है कि हमारे देश का जीडीपी कम है, टेक्नोलॉजी पे हम लोग डिपेंडेंट है, ऐसा सब कुछ रहे, इसके बावजूद मैं कहता हूं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि हम मिलके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले हम जिस सेक्टर में, जिस विषय में काम कर रहे हैं ना, ये कंपलसरी है। ये प्रोडक्ट जो है, डिमांड सप्लाई के सिर्फ इतना तत्व नहीं, ये कंपलसरी है, अत्यावश्यक है। इनफैक्ट अभी ये टाइम है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज एक बहुत भयानक संकट का सामना पूरी दुनिया कर रही है, और वो है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, हमने सबने 2 साल तक कोरोना देखा, कोरोना का पैंडेमिक देखा। जिस कोरोना पैंडेमिक में जिसको इन्फेक्शन होता है, उसमें से 97% लोग बचते, 3% लोग मर रहे थे उस टाइम। और लोग राह देख रहे थे कि कब वैक्सीन आएगा, कब वैक्सीन आएगा, कब हमारी जान छूटेगी। उससे 1 लाख गुना बड़ा संकट ये क्लाइमेट चेंज का। इसमें इन्फेक्शन कुछ नहीं दोस्तों, पूरी सृष्टि इसमें तबाह हो रही है। आज हर दिन 150 से लेके 200 स्पेसीज हमेशा के लिए ये धरती छोड़ के लिए लुप्त हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और अगर इसको सेव करना है, इसको बचाना है दुनिया को, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो बायोफ्यूल। बाकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये सोलर, ये ईवी सब टाइम पास है, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। हाइड्रोजन के ऊपर भी अगर काम करें तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल सिर्फ वो है जो कुदरत इतने सालों से करती आ रही है, और जो कुदरत कर रही है, और वो है बायोफ्यूल। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये बिजनेस हम काम कर रहे हैं ना, ये वैक्सीन है दुनिया को बचाने का। और इसलिए हमारा ये जो लक्ष्य है, आज हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, भारत में इतनी रिसोर्सेस है कि दुनिया के लिए 30% ये बायोफ्यूल्स हम तैयार कर सकते हैं और करेंगे। और ये एक चीज हमें एक महासत्ता बना सकती है, हमें नंबर 1 इकोनॉमी बना सकती है। आज रशिया दुनिया को 10% ऑयल एंड गैस तैयार करता है और इतनी दादागिरी करता है, और हम 30% की बात करेंगे। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ना दोस्तों, हर देश में जो खेती हो रही है ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर से हो रही है। उनके पास नहीं है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो क्रूड ऑयल से वो फर्टिलाइजर बनाते हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, और वही केमिकल सब हर जगह जा रहे हैं, और उसकी वजह से कैंसर फैलता जा रहा है, कैंसर बढ़ता जा रहा है। और इसको अगर रुकाना है तो एक कंपलसरी केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस करना होगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ। लेकिन उनके पास उत्पत्ति नहीं है, नहीं होता उनके यहाँ उतना प्रोडक्शन जो भारत के यहाँ हो सकता है। और करेंगे हम, तैयार करेंगे और उनको बेचेंगे। और ये जो एम कैफे है वो एक्चुअली वैक्सीन जैसे काम करेगा इस कैंसर के लिए। ये भी हम जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की बात, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई जो प्रदूषण हो रहा है ना, जो मिट्टी का हो, पानी का हो, हवा का हो, सब हो रहा है इसकी वजह से कि जो कुछ चीजें आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके लिए रॉ मटेरियल आ रहा है वो क्रूड ऑयल से। आपको अंदाजा नहीं, लेकिन क्रूड ऑयल फ्यूल के लिए जितना इस्तेमाल होता है, उससे ज्यादा ही आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा है बाकी की चीजों के लिए। और यही चीजें फिर आज पूरा कचरा बन के पूरे पर्यावरण को खराब कर रही है। और इसलिए जरूरी है हमें अपने तहसील से लेके पूरे दुनिया को ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स देने की, क्योंकि
क्योंकि यही है चीज जो अपनी पर्यावरण की रक्षा करेगी। और मिलके जो हम काम कर रहे हैं ना अभी, और जिस काम में भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो काम ही दुनिया को, इस इकोसिस्टम को बचाने वाला है, पर्यावरण को बचाने वाला है। लेकिन हमें ये काम करते समय हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी पड़ेगी। नंबर 1 सबसे जरूरी क्या सीखनी पड़ेगी? कौन सी वो चीज है जिससे गुलामी फिर से आ सकती है? कौन सी वो चीज है जिससे हम फिर से गुलाम बन सकते हैं? कौन सी वो चीज है कि फिर से ये लोग हमारे बिजनेस का कंट्रोल ले सकते हैं? और वो चीज है इन्वेस्टमेंट, वो चीज है फंडिंग। ऑफ कोर्स एक अच्छी भी फंडिंग है, बुरी भी फंडिंग। और हम एमसीएल जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, हम कभी भी ये होने नहीं देंगे। हमारे ये सभी कंपनियां, सभी बिजनेसेस हमेशा हमारे किसानों के, हमारे लोगों के ही कंट्रोल में रहेंगे। हम कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमारे इस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होने देंगे। तो ये वो एक। दूसरी आई टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमारा डिपेंडेंस है। अभी आप देख रहे हैं ना कि जब टीवी आया तो पूरी दुनिया को टीवी को क्या कहा पूरी दुनिया ने? इडियट बॉक्स। टीवी के सामने आप बैठते हो, आपका शरीर काम नहीं करता, आपका दिमाग काम नहीं करता। और उस टाइम में कहा कि जब टीवी के सामने कुछ नहीं होता था, टीवी पे ऊपर ज्यादा कुछ नहीं होता था। और अगर टीवी को आप इडियट बॉक्स बोल रहे हैं तो मोबाइल को क्या कहेंगे? आज हमारे लोगों के, बच्चों के, युवाओं के पूरा ब्रेन उसमें जा रहा। ऐसा एक भी समय नहीं कि वो मोबाइल से बिना रह ही नहीं सकते। आज ऐसी परिस्थिति है। और इस परिस्थिति का फायदा उठा के ये जो कुछ कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, इसकी डिपेंडेंस हमारे उनके ऊपर बढ़ा रही है। और वो भी एक तरफ से हमारी गुलामगिरी है जिनके पीछे हम लोग जा रहे हैं। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास इन सब के सोल्यूशन भी है, रिसोर्सेज भी, और हम करेंगे। और इसीलिए इस क्रांति की शुरुआत ऑलरेडी हमने की है, शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों आपको अंदाजा नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी हम जो काम कर रहे हैं एमसीएल में, हम सभी लोग मिलके, ये एम कुकिंग सिस्टम एक गेम चेंजर है। एम कुकिंग सिस्टम ये डिसरप्शन है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कोई अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, कोई भी देश, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रोडक्ट लेके हम आएंगे और इस नेचुरल गैस को और एलपीजी को रिप्लेस करेंगे। अभी नेचुरल गैस, अभी पूरी दुनिया में लोग कोयले को छोड़ के नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से ये उपयोग बढ़ रहा है, 10 साल से तो और ज्यादा बढ़ रहा है। आज की तारीख में देखोगे तो अमेरिका में, यूरोप में सबसे ज्यादा बिजली नेचुरल गैस से तैयार हो रही है। रशिया जो दे रहा है, बाकी सब कुछ शेल गैस है। अभी आपको अंदाजा ही नहीं कि नेचुरल गैस में जो मीथेन है वो कितना बड़ा दुश्मन पूरी दुनिया का बन चुका है। आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट दी है, और सिर्फ आईपीसीसी नहीं, कई सारी संस्थाओं ने, कि सबसे बड़ा दुश्मन अभी मानव जाति का कुछ है। और सर नंबर 1 कि जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है पिछले दशक में, तो उसका कारण है मीथेन। ये नेचुरल गैस जिसमें मीथेन है, इसको नेचुरल कहते हैं हम लोग, लेकिन कैसे बनाते हैं, कैसे उसको लेते हैं? पूरे धरती को फोड़ फाड़ के एकदम अंदर जाके उसकी पूरी क्रैकिंग वगैरह करके नेचुरल गैस बाहर निकाल रहे हैं हम लोग। और उस नेचुरल गैस को, उस मीथेन को फिर लिक्विफाई करके, एलएनजी करके पूरी दुनिया को हम लोग दे रहे हैं। हर जगह पे इस मीथेन का इतना लीकेज होता है इस्तेमाल करने का। आप उसको आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करो या घर के लिए इस्तेमाल करो, हर जगह मीथेन इतना ज्यादा हो रहा है कि आईपीसीसी ने बोला है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा, यानी 40% से भी ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पिछले दशक में जो हुई, वो मीथेन की वजह से हुई। हमने पढ़ाई की कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करवाता है, गर्मी ज्यादा पैदा करता है। लेकिन आईपीसीसी के रिपोर्ट में ये जो फिगर है, ये 50 गुना है, 50 गुना। आप समझते हैं? यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी करेगा ना, उससे 50 गुना, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना करेगा, उसका 1 टन मीथेन 50 गुना करेगा। और इतना भयानक शत्रु बन गया है कि यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी जो भी ऐसी संस्थाएं जो पर्यावरण में आज की तारीख में काम कर रही है, सब एंटी मीथेन, एंटी नेचुरल गैस हो रही है। और अभी दुनिया को पता ही नहीं करे क्या, कोयला भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। और ये जो एलपीजी का हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी एक्चुअली एक बॉम्ब है। बॉम्ब के जैसा जो उसका एक्सप्लोजन होता है,
पट्टा है, पैसा कटे यानी यो गैस इतने हाई प्रेशर के अंदर वो पूरा बॉम्ब ही हम लोग इधर उधर उसका उपयोग करते हैं, और इसके एक्सप्लोजन की वजह से जो तबाही होती है वो सिर्फ डेवलपिंग नेशंस में नहीं, डेवलप्ड नेशन में भी सेम खतरा होता है हमेशा। और ऐसी परिस्थिति में जब MCL एम कुकिंग सिस्टम लेके आ रहा है ना, तो दोस्तों इसका जो मार्केट डिमांड है ये ह्यूज है, पानी लगा लिया, ये एक्चुअली सस्टेनेबल है, दुनिया का जरूरत है इसकी, और ये कम नहीं होने वाला इसके आगे, ये हमेशा आगे बढ़ते रहेगा और ऐसे ही रहेगा। इनफैक्ट ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो हमें दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना सकता है। क्या वेर निकाल लिया हम जब सिर्फ भारत की बात करते हैं हम, कि भारत में 43% परिवार है जिनके पास कुछ है ही नहीं जलाने के लिए, बाकी के लोग हैं जो LPG का इस्तेमाल करते हैं जो इतना महंगा है, बाकी सब कारण से हमारे पास। और फिर हम सोचते हैं कि अगर भारत में हम ये बिजनेस करें जो LPG जो जरूरत है इस ईंधन की, तो हर जगह करके हम भारत की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने दुनिया की परिस्थिति आज देखी, उनकी जरूरत अगर देखी, क्या लगता है अमेरिका, यूरोप, बाकी के राष्ट्र, इवन बाकी के जो हमारे देश है उनको आपको अंदाजा ही नहीं है। एम्स्टो तो हम लोकली वहां उस देश में तैयार करके उनको बेचेंगे, लेकिन पिलेट जो है वो यहीं से तैयार करके लेके जाना पड़ेगा। और ये एक प्रोडक्ट है जो पूरी चीज चेंज कर देगा। लेकिन इसके साथ जब कोल की बात आते हैं, जब एम पिलेट और एम कोल जब साथ में आएंगे ना दोस्तों, तो आज दुनिया की जो नंबर 1 कंपनी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उससे कम से कम 3 गुना बड़ी कंपनी हम लोग बनाए, कम से कम 3 गुना। इतनी जरूरत आज दुनिया में। और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अभी टेक्नोलॉजी के लिए आपको पता है कि इस साल जनवरी 26 हमें पहले 12 प्रोजेक्ट करने थे, खाता खोला लिया, सब बात के अथी हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए। वेंडर्स है जो ब्रिकेट तैयार करने की मशीन बेचते थे, सबको हमने अक्टूबर एंड तक 80% पैसा दिया कि आप हमें हमें प्रोजेक्ट से चालू करने का 80% पैसे दिए थे, और 12 मशीन के लिए सिर्फ दिए। और इन्होंने उसके बाद खाता खोलते है, खाता से लेन देन करते तखन न हेतै। वो 6000 जे छै एक खाता में, तो अगला महीना में 1 तारीख का निकलते, इससे पहले नहीं निकल सकते। 29 तारीख से काल 30 भ गेल, परसों निकलते वो वाला 6000 और बेच रहे हो, हमको बेच रहे हो। सिर्फ क्रिकेट की बात करूं, बाकी के हर सेक्टर में ऐसा हो रहा है ना, हर सेक्टर कमोडिटी अपना सिक्का लगाते और सिर्फ बेचने का काम हम करते, बाकी कुछ नहीं। यानी अगर हम लोग सोलार में भी देखेंगे तो सोलार में इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन जितना भी सोलार आधार कार्ड पैन कार्ड जमा रहे छै तकरा 4 रुपया निकाला दे, ये हमारा काम। लेकिन हमने जब काम किया इसके ऊपर, पैन कार्ड जमा रहे छै तकरा 4 रुपया निकाला दै छै वो बैंक में। इसमें रिसर्च एंड पैन कार्ड नहीं जमा केने छियै, पैन कार्ड नहीं है साउथ कोरिया में, और उसका कॉपी करके चाइना माल बना रहा है और इक्विपमेंट बना रहा है और बेच रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है कि जिससे ब्रिकेट बन रहे हैं, पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी जिसमें पिलेट बन रहे हैं, वो किसके ऊपर आधारित है? वो आधारित है सिर्फ और सिर्फ ड्राई बायोमास के ऊपर, वुड के ऊपर। कि वुड का अगर बायोमास मिलता है तो उससे पिलेट बनाओ, उससे ब्रिकेट बनाओ और जलाओ। चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, एक तो वो बायोमास, नहीं तो खेती के बाद जो बचता है वो ड्राई बायोमास। पूरी दुनिया में ना कोई देश है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो सिस्टमैटिकली रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं और उससे ये पिलेट्स, ये ब्रिकेट्स तैयार कर, कोई भी नहीं है ना किसी तो परसों खाता खोलाए ले। हमारे साइंटिस्ट, हमारी जो टीम है साइंटिस्ट, उन्होंने पिछले कुछ महीनों से अथक मेहनत करके अपनी 100% इंडिजियस ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जो आपके पास आएगी, जो 100% हमारी इस नेपियर गैस के ऊपर काम करेगी और पहली बार ऐसा करेगी। अभी हमारे किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था, किसी की हमें भी जरूरत नहीं, इस लेवल पर आ चुके हैं हम लोग। MCL की खुद की 2 बड़ी R&D फैसिलिटीज है, उसके अलावा कई सारे ऐसी लोकेशन है कि जहां हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं हमारे चीजों के। और मैं बहुत गर्व के साथ, फक्र के साथ कह सकता हूं कि अभी 100% टेक्नोलॉजी में हम सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। और इतना ही नहीं, अभी एक फैसिलिटी हमने शुरू की है कि जिससे प्लांट एंड मशीनरी शुरू हो रही है। अभी ये जो एम पिलेट की प्लांट एंड मशीनरी है, जिस फैसिलिटी से हमारी शुरुआत होगी, उस फैसिलिटी से हर महीने
20 यूनिट तैयार होंगे, यानी हर महीने 20 अलग अलग लोकेशन पे फैक्ट्री लगेगी, ऐसे अपने हमारी कैपेसिटी। और उसके अनुसार फिर हमने एक शेड्यूल तैयार किया, जो शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है कि कैसे जून तक हम 135 फैक्ट्रियां पूरी करेंगे, लोकेशन पूरे करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही आपने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी सबने, और तो फिर मुझे काम भी वैसे ही जिम्मेदारी के साथ और बेहतर करना है, और इसीलिए हम और 4 फैसिलिटीज इसमें ऐड करने वाले। हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर एंड तक हम ये और 4 लोकेशन आइडेंटिफाई करें, फाइनल करें। आगे के 60 से 75 दिन हमें लगेंगे बाकी के उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर की चीजें तैयार करने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो आर्थिक सालों में पहले महीने से, अभी इस पे कंप्लायंसेस बाकी कुछ चीजें है जो है वो देखनी पड़ेगी, वो हम आपको बोलेंगे, ऑफकोर्स इन्फॉर्म करेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले नए आर्थिक साल से शुरुआत हो जाए, ताकि टोटल 5 फैसिलिटीज हो, और इस 5 फैसिलिटीज में टोटल 100 इतने प्लांट एंड मशीनरी हर महीने निकले, ताकि हर महीने 100 फैक्ट्रियां 100 अलग अलग लोकेशन पे लगे। दुनिया को अंदाजा ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो पेस है, ये जो स्पीड है, ये जो स्केल है काम का, ये इसने कभी भी सोचा नहीं किसी ने बायोफ्यूल में। आज आपकी हर फैक्ट्री की जो आउटपुट कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो 10,800 टन है साल की। एक फैक्ट्री साल में 10,800 टन इतना बायोफ्यूल, इतना एमकोल एमपिलेट तैयार कर सकते हैं, इसी कैपेसिटी। अभी जब 100 फैक्ट्रियां हर महीने लगाएंगे, इसका मतलब हर महीने 10,80,000 टन साल का इतना तैयार करने वाली फैक्ट्री की शुरुआत करेगी एमसीएल। 10,60,000 टन हर महीने हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ग्लोबल पता चलेगा। मिलियन में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1.08 मिलियन टन। 1.08 मिलियन टन हर महीने हम तैयार करेंगे, ये बहुत बड़ी फिगर है। और आज 135 फैक्ट्रियां और हमारी जो 20 फैक्ट्रियां, ये सब मिलकर भी हम लोग कितना तैयार करने वाले, कितनी हमारी कैपेसिटी होने वाली है, 1.6 मिलियन टन। लेकिन आपको पता है कि दुनिया को क्या चाहिए, कितना चाहिए? आज दुनिया की जरूरत है 8,000 से लेके 8,500 मिलियन टन साल के। 8,000 से लेके 8,500 मिलियन टन साल के हमारा लक्ष्य है। और जो भारत की कैपेसिटी है उसके अनुसार हम दुनिया के लिए 3,000 मिलियन टन इतना एमकोल बनाने वाले और दुनिया को सप्लाई करने। कितने? 3,000 मिलियन टन। और मैं बोल रहा हूं कि हर महीने 1.08 यानी 1 मिलियन टन से ज्यादा। तो आने वाले दिनों में ये जो फैसिलिटीज, मैं 5 फैसिलिटीज की बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों में हर स्टेट में ऐसी फैसिलिटी शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस स्केल को पहुंचेंगे। दुनिया को जितनी वैक्सीन की जरूरत है उस वैक्सीन को पहुंचेंगे। लेकिन मोमेंट हमने नेचुरल गैस को एक अल्टरनेटिव दिया, मोमेंट हमने कोल को अल्टरनेटिव दिया, तो पूरी दुनिया का जो डिमांड है वो 8,000 से निकल के 15,000 16,000 मिलियन टन होने वाला है। और हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फिर हमें हमारे आजू बाजू के जो देश है वहां जाना पड़ेगा, वहां जाएंगे, करेंगे। हमारे देश में जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वैसे हमारे आजू बाजू के देश में, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वहां जाके भी करेंगे ना बिजनेस। इनफैक्ट जो ओरिजिनल भारतवर्ष है, वो भारतवर्ष तो वो अफगानिस्तान से शुरू होके म्यांमार तक था, वो पूरा एक खंड था। वो फिर से जुड़ सकता है इस एमकोल की वजह से। वो वहां भी वैसे बिजनेस करेंगे, वहां भी लोगों के साथ वैसे बिजनेस करेंगे, लोगों को 20% CSR देंगे और मिलेंगे और करेंगे, और फिर अपनी कैपेसिटी की नजर से लेके 5,000 तक लेके जाए। और दोस्तों करेंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अभी तो ऑफिशियली लेता हूँ, कि मिलकर हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए, दुनिया को सबसे ज्यादा फ्यूल निर्माता, फ्यूल सप्लाई करने वाला, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाला और सस्टेनेबल प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले ऐसे देश को, इस देश को हम दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी बनाए। और ऑफ कोर्स इस सारे प्रोसेस में एमसीएल दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी, और हम अपने देश को फिर से
दुनिया का सबसे महान देश बने। जय हिंद, जय हिंद।